Hello student, welcome back. Now we will discuss the remaining case study of chapter number 2, that is Principles of Management. Let's start page number 99. So first is question number 12. Which technique of Taylor overlooked the principle of equity? यानी टेलर का कौन सा प्रिंसिपल है जो इक्विटी को ओवरलुक करता है। तो टेलर ने अपने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड इक्वल सैलरी मस्ट बी गिवन फॉर द वर्कर हु आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी देनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया जिसमें कि इक्विटी को वायलेट करा जा रहा है, इक्विटी को एक तरह से वो फेवरेबल नहीं है। जैसे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इसका आंसर हो गया। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ एवरेज परफॉर्मेंस से ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और जो भी एवरेज परफॉर्मेंस से कम परफॉर्मेंस देता है उसे कम सैलरी मिलेगी। यहाँ इक्विटी का वायलेशन होता है, इसीलिए ये वाला प्रिंसिपल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये इक्विटी को एकदम इक्विटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं ये इक्विटी को ओवरलुक करता है। नाउ केस स्टडी नंबर 13, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल टेलर्स टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ बेस्ड। यानी कौन से प्रिंसिपल है फ्यूल का जिस पर टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक बेस्ड है, वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है कि एंटायर वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी और स्किल्स के बीच में सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और सबको अपना अपना टास्क दे दिया जाता है कि दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस, दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस। उसी तरह एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी एक टेक्निक दी है, वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में भी सारे काम को चार उसमें फंक्शनल एक्सपर्ट्स पे बांट दिया जाता है जिनको हम फंक्शनल फोरमैन्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी डिवीज़न ऑफ वर्क से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इज केस स्टडी नंबर 14, परचेज मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड गेव ऑर्डर टू सप्लाई रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 1000 पर क्विंटल। तो एक ABC लिमिटेड है, उनके एक परचेज मैनेजर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर दिया रॉ मटेरियल का 1000 क्विंटल का, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर क्विंटल का एक ऑर्डर दिया टू हिज रिलेटिव, अपने रिलेटिव को दिया। वेयर एज सेम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल एट ₹900। लेकिन यही सेम क्वांटिटी बाज़ार में 900 पर क्विंटल अवेलेबल है, ठीक है। बाज़ार में तो 900 पर क्विंटल अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने रिलेटिव को 1000 पर क्विंटल का ऑर्डर दे दिया बाय अनदर सप्लायर। दिस इज़ वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये किस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है इसमें, इस टेक्निक में? तो देखिए इसमें हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में कि वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पर यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचना चाहिए हमेशा, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को डिसरिगार्ड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस करा जा रहा है, अपने रिलेटिव को ऑर्डर दिया जा रहा है, जबकि वही सेम क्वांटिटी मार्केट में 900 में अवेलेबल है और अपने रिलेटिव को 1000 में ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक का वायलेशन हो रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ केस स्टडी नंबर 15, नेम द टेक्निक ऑफ टेलर विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी वो टेक्निक बताइए टेलर की जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है वर्कर्स के लिए और वो अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इस टेक्निक के द्वारा दे सकती है। वो है टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, क्योंकि जो भी वर्कर अंडर परफॉर्म करते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले वर्कर को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो क्यों ना हम भी कमाएं और हम भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। इससे दोनों के लिए बेनिफिट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस और सैलरी मिल जाती है
और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स पूरे हो जाते हैं, प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी में हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट दैट एम्प्लॉय शुड नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये सजेशन देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बार बार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जनरली 2 एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड, और इससे क्या होगा, 2 इफेक्ट आएंगे वो आपको बतानी है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है कि दैट प्रॉपर टाइम मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ टू सेटल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सेटल करने के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ठीक है। अगर उसे प्रॉपर टाइम नहीं देंगे सेटल करने के लिए और बार बार उसे निकालते रहेंगे जॉब में से, या एम्प्लॉयज़ अपने आप को सेटल ना कर कर बार बार जॉब छोड़ता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या नुकसान है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नुकसान है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होंगे। जैसे किसी भी एक नए एम्प्लॉयज़ को हमने हायर करा, उसको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका केबिन, उसकी सारी जॉब प्रोफाइल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ करा और सैलरी भी दी, और फिर वो अगर जॉब छोड़कर जा रहा है, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद डीमोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर अगर हम बात करें तो अगर एम्प्लॉयज़ को बार बार निकाला जा रहा है तो इससे डीमोटिवेशन आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब देखिए हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन हमें सफिशिएंट टाइम नहीं दे रही है स्टेबल होने के लिए और हमें निकाल दे रही है, इसलिए हमेशा वर्कर्स के बीच में डीमोटिवेशन वाली फीलिंग्स आएगी। ना नेक्स्ट केस स्टडी इज क्वेश्चन नंबर 21। बीना स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट लाइक्स टू रिलेट व्हाट शी लर्नड इन द क्लास टू रियल लाइफ सिचुएशन। बीना एक स्टूडेंट है मैनेजमेंट की, जो जब भी वो क्लास में कुछ सीखती है उनको रिलेट करने की कोशिश करती है कि जो क्लास में हमें बताया जाता है उन रियल लाइफ सिचुएशन से किस तरह से वो मैच कर रहा है। शी ऑब्जर्व मैनी सिचुएशन लाइक वॉचिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न। उसने कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी देखे टेलीविज़न पर, दैट रिमेंड हर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उस टेलीविज़न प्रोग्राम्स में उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में भी उसने सीखा, समझा। इन वन सच प्रोग्राम फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स वर बीइंग टेलीकास्ट। एक प्रोग्राम में एक ऐसी फैक्ट्री दिखाई जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कंप्यूटर कर रही है, मोबाइल फ़ोन्स बना रही है। नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट शुड बी एडवांस टू। तो वो टेक्निक बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो इस प्रोग्राम में शो हो रही है। वाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका शेप, साइज़, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और सारी टेक्निक जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो सेम होगी, तो वो तो स्टैंडर्डाइज गुड हो गया। सिंप्लीफिकेशन में होता है कि अगर बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उस पर ही फोकस करना चाहिए, उन प्रोडक्ट पर जिनमें कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, ना कि अननेसेसरी प्रोडक्ट बनाए। तो अननेसेसरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक। नाउ केस स्टडी नंबर 22, पेज नंबर 100। अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू फाइनलाइज अ डील विद कस्टमर। एक सेल पर्सन है, उससे कहा गया कि आप कस्टमर से फाइनलाइज करिए डील। सो द मार्केटिंग मैनेजर अलाउ हिम टू गिव अ डिस्काउंट अप टू 10%। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि अगर डील फाइनलाइज करने जा रहे हो, अगर 10% तक का डिस्काउंट अगर हो तो तुम दे सकते हो। बट द फाइनेंस मैनेजर अलाउ हिम टू गिव डिस्काउंट अप टू 25%। लेकिन फाइनेंस मैनेजर कह रहे हैं कि चलो तुम 25% तक का डिस्काउंट दे सकते हो। विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड हेयर, तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेटेड हो रहा है, वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो हो रहा है, इसमें दो अलग अलग बॉस दो अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर वो फॉलो करे। नाउ केस स्टडी नंबर 26। वोल्टेक लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। एक वोल्टेक लिमिटेड है, वो डोमेस्टिक गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। देयर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस कंपनी में इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क है, सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर दे रखी है वर्कर और मैनेजमेंट में। द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन।
और इनका मैनेजमेंट ऐसा है कि वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेता है और जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं तो वर्कर से डिस्कशन होता है। ऑल द वर्कर आर सेटिस्फाइड, वर्कर बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि सारे डिसीजन जो लिए जा रहे हैं उनसे कंसल्ट करके लिए जा रहे हैं। एज द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट इज़ गुड, और इसलिए भी खुश हैं कि बिहेवियर जो मैनेजमेंट का है बहुत अच्छा है। इसमें पूछा गया है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द एबव, तो वो प्रिंसिपल बताइए जो इस केस स्टडी में आ रहा है, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही होता है कि जब हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी कैपेबिलिटी और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ उनसे कंसल्ट करके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है। नाउ केस स्टडी नंबर 28। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बीटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। तो प्रोडक्शन मैनेजर है बीटा लिमिटेड का, वो जितने भी सबऑर्डिनेट उसके अंडर में काम करते हैं उनकी केयर करता है, उनके इंटरेस्ट पर ध्यान देता है। जब भी वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देता है। सो वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग देम ही वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट अ वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क अगेन एंड अगेन। वो एक फर्म ओपिनियन रखता है कि वर्कर्स को एक ही काम बार बार देना चाहिए, सो दैट ही मे बिकम एक्सपर्ट इन इट, ताकि वो एक्सपर्ट हो जाएँ इसमें। वन डे ही टुक राउंड ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड नोटिस दैट द वर्कर वर नॉट डूइंग देयर जॉब क्विकली। एक दिन उसने अपने डिपार्टमेंट में जाकर राउंड लिया, राउंड में देखा तो कुछ वर्कर्स अपने जॉब को बहुत जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। ऑन इंक्वायरी ही लर्न दैट द वर्कर वर्कड नॉन स्टॉप विच मेन कॉज ऑफ देयर स्लो स्पीड। तो जब उनसे इंक्वायरी करी गई तो उन्होंने ये बताया कि वर्कर्स नॉन स्टॉप काम करते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए उनकी स्पीड कम हो जाती है। ही इमीडिएटली इशूड एन ऑर्डर दैट द ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स द वर्कर विल बी हैव एन इंटरवल। फिर उसने एक ऑर्डर इशू करा कि जब वर्कर काम करेंगे तो काम करते वक्त उनको थोड़ा सा एक इंटरवल दिया जाएगा रेस्ट के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड हेयर। कौन सा प्रिंसिपल इसमें फॉलो हो रहा है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। पहले तो उसमें स्टार्टिंग में आ गया है एक वर्कर्स को जो काम दिया गया है उनसे पूछ कर दिया गया है, ठीक है, उनको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, और अगर कोई भी वर्कर रिपीटेड काम करता है उससे स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप होता है, इसीलिए डिवीज़न ऑफ वर्क आ गया प्रिंसिपल। तो फिर क्या है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ इंडिकेटेड इन द एबव पैरा। ऑफ साइंटिफिक टेक्निक और बतानी है जो इस पैराग्राफ में यानी इस केस स्टडी में है, तो वो है देखिए जब हम रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को ताकि वो और एनर्जाइज हो जाएं और प्रॉपरली काम करें, ठीक है, तो वो है आपकी फटीग स्टडी। फटीग स्टडी इज़ बेसिकली अ स्टडी और टेक्निक गिविंग रेस्ट इंटरवल टू द वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल देना ताकि वो और प्रॉपरली काम करें। नाउ केस स्टडी नंबर 30। In one of his principle, Taylor suggested that the job performance should be based on scientific inquiry। एक प्रिंसिपल में टेलर ने कहा है कि जॉब की जो परफॉर्मेंस होती है वो साइंटिफिक इंक्वायरी से होनी चाहिए, नॉट ऑन द विल और विश ऑफ अ पर्सनल इंट्यूशन ऑफ मैनेजर। यानी पर्सनल इंट्यूशन विश ऑफ अ मैनेजर के अकॉर्डिंग जॉब को बांटना, जॉब के बारे में टास्क के बारे में डिस्कस करना, ये कभी विल और विश ऑफ मैनेजर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अब पूछा है नेम द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल बताइए। तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब में ये बताया गया है कि वेदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क टू द एम्प्लॉयज़ इट मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरे काम को देखना चाहिए, काम ये कर पाएंगे कि नहीं और फिर कितना काम कर पाएंगे, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, ये सब साइंटिफिक इंक्वायरी में आता है। और अगर मैनेजर इन साइंटिफिक इंक्वायरी का इस्तेमाल ना करे तो वो रूल ऑफ थंब हो जाएगा। रूल ऑफ थंब मतलब बिना सोचे समझे अपने इंट्यूशन, अपने विल और विश से कोई डिसीजन ले रहा है तो ये एक रूल ऑफ थंब हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वैल्यूज़ कैन बी फॉलोड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करें तो कौन कौन सी वैल्यूज़ फॉलो हो रही हैं, यानी अगर साइंस अप्लाई करी जाए और रूल ऑफ थंब ना अप्लाई करा जाए तो क्या होगा। देखिए, इफ़ मैनेजर इज़ यूजिंग द साइंटिफिक टेक्निक ही कैन फॉलो द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वो ऑब्जेक्टिविटी के रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है, वैल्यू को फॉलो करेगा। इट एज व्हेन डिसीजंस आर टेकिंग साइंटिफिकली ही कैन नॉट बी बाइज्ड। और जब डिसीजन लिया जाएगा साइंटिफिकली तो बायस नहीं होगा, सब प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली डिसीजन लेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए होगी। नाउ केस स्टडी नंबर 31। In one of the principle of scientific management, Taylor emphasizes
दैट देयर शुड बी इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क। एक प्रिंसिपल में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में टेलर ने जोड़ दिया है कि दैट दे शुड बी इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क, और वर्क हमेशा इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड होनी चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड। और उसके अलावा मैनेजमेंट साइड बाय साइड वर्कर्स के साथ चले, खुद भी काम करे और वर्कर से भी काम करवाए, ठीक है। यानी प्रॉपर डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और साथ के साथ काम भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए जब साथ मिलकर काम करने की बात हो रही है तो वो आता है कॉपरेशन। तो कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल वर्कर्स अपने में लगे पड़े हैं, मैनेजमेंट अपने में लगा पड़ा है, सब लोग मिलकर काम करें, ठीक है। ये एक टेक्निक है टेलर की कि दैट ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। नाउ सेकंड, स्टेट एनी अदर टू साइंटिफिक प्रिंसिपल। और साइंटिफिक प्रिंसिपल जो और दिए हैं उनका नाम बताना है, जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब हार्मनी में काम करना है, मिलकर काम करना है, अलग अलग नहीं करना है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। नाउ केस स्टडी ऑन पेज नंबर 102 केस स्टडी नंबर 35। In the staff meeting, the principal of school raised objection that teacher starts the teaching after 5 or 10 minutes। तो एक स्टाफ मीटिंग हुई जिसमें प्रिंसिपल ने कहा, एक ऑब्जेक्शन उठाया कि टीचर अपनी क्लास में 5 या 10 मिनट बाद पहुंचते हैं, फ्लोर पर भी बहुत देर में पहुंचते हैं। ही वार्न देम एज स्टूडेंट आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस। उन्होंने इस वार्निंग दी कि स्टूडेंट इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। सो द टीचर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट व्हेन वी क्लाइंब स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड टू द 3rd फ्लोर। तो टीचर ने फिर अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि जब हम ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर जाते हैं और वी गेट सम टायर्डनेस, तो हमें टायर्डनेस हो जाती है, बहुत ऊपर तक चलना पड़ता है। एंड नीड 5 to 10 मिनट रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। 5-10 मिनट लगती हैं लेक्चर स्टार्ट करने में। सो द प्रिंसिपल प्लान टू इंस्टॉल द लिफ्ट इन द स्कूल। तो प्रिंसिपल ने एक प्लान करा, क्यों ना हम एक लिफ्ट लगा दें स्कूल में, सो दैट टीचर डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, तो टीचर की एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो और जो स्टूडेंट है उन्हें भी प्रॉपर टाइम उनका भी वेस्ट ना हो और प्रॉपर तरीके से वो पढ़ाई करें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय द प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक बताइए जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, वो है मोशन स्टडी, ठीक है। मोशन स्टडी में यही होता है कि जो अनडिज़ायरेबल और बेकार का जो मूवमेंट होता है, जिससे एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, उनको एलिमिनेट करा जाता है। अननेसेसरी जो टाइम हुआ है उसको एलिमिनेट करा जाता है। और इस केस स्टडी में भी यही हुआ है कि टीचर्स को टाइम लगता है ऊपर तक जाने में, इसलिए केस स्टडी इसमें एक लिफ्ट लगाई गई, ठीक है। लिफ्ट लगाने से उनका टाइम बचेगा, तो इसमें आ जाएगा मोशन स्टडी। फिर स्टेट एनी अदर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अदर टेक्निक पूछी गई हैं, तो आप बता सकते हैं फंक्शनल फॉर्मेशन और टाइम स्टडी। नाउ केस स्टडी नंबर 36। इन अ फैक्ट्री द टूल बॉक्स वॉज केप्ट अंडर द टेबल ऑफ एवरी वर्कर्स। एक फैक्ट्री में टूल बॉक्स टेबल के नीचे रखा है वर्कर्स के। वेन एवर वर्कर नीड टूल ही हैड टू बेंड टेप आउट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड कीप इट बैक आफ्टर यूज़। जब भी टूल की ज़रूरत पड़ती है, जो वर्कर्स हैं वो नीचे बैंड होते हैं, टूल्स को निकालते हैं, उसे यूज़ करते हैं और फिर रखते हैं। द न्यूली अपॉइंटेड सुपरवाइजर ऑब्जर्व इट एंड सजेस्टेड टू कीप अ स्टूल नियर एवरी वर्कर। तो एक इसमें सुपरवाइज़र जो अभी भी अपॉइंट हुआ था, उनने देखा कि वर्कर्स को बार बार बैंड होना पड़ता है इस टूल बॉक्स के लिए, तो उसने एक स्टूल रखवा दिया और उस पर टूल बॉक्स रखवा दिया हर वर्कर्स के पास। ही प्लेस सो दैट द वर्कर डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी। ये इसलिए प्लेस करा ताकि वर्कर्स अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें बार बार बैंड डाउन में। क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ यूज बाय न्यू सुपरवाइज़र। तो कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो न्यू सुपरवाइज़र ने इस्तेमाल करी, वो है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये है अननेसेसरी जो वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं, उन वेस्टफुल मूवमेंट्स को एलिमिनेट करा जाता है। बार बार वर्कर्स नीचे बैंड होते थे, इसमें उनकी एनर्जी टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए उसको एलिमिनेट करा गया। कैसे? बाय पुटिंग अ स्टूल नियर द वर्कर। नियर वर्कर के पास स्टूल रख दिया गया और उस पर टूल बॉक्स रख दिया गया। सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करना ही ये इनका ऑब्जेक्ट होता है इस स्टडी का। नाउ केस स्टडी नंबर 37। मिस्टर मुकेश यूज
टू मैन्युफैक्चर शूज़ बाय एम्प्लॉइंग लेबर हु वर ईजिली अवेलेबल। मिस्टर मुकेश शूज़ बनवाते हैं एम्प्लॉइज़ से, ठीक है, लेबर से, जो लेबर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। When his son after completing his MBA joined the business, he analyzed that if we use capital intensive method by using machine, it will reduce the cost. फिर इसके बाद उनका बेटा जिसने MBA करा हुआ था उसने कहा कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें यानी मशीन का इस्तेमाल करें तो इससे हमारी कॉस्ट कम आएगी और क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ यूज बाय हिज सन। तो कौन सी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की इसके सन ने यूज़ करी, वो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में यही होता है कि वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू डू और परफॉर्म द जॉब। किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने मेथड्स लग रहे हैं और उसमें से जो अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, उसको सेलेक्ट करना ही मेथड स्टडी में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक। इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना। सो फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, यानी जॉब को करने के लिए बेस्ट मेथड इस्तेमाल करना ही मेथड स्टडी में आता है। सो दीज आर योर इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़। सो आई हैव डिस्कस ऑल द केस स्टडीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट and which are related to your course.